गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। सो यस, वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में, जो कि हमारा पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें हम आज करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आता है सैम्पलिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे रिसर्च प्रोसेस का। अगर इसे आपने नहीं समझा तो समझिए कि रिसर्च का आपने बोलते ना इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं समझा, रिसर्च को ही नहीं समझा। सो आज जो है हम सैम्पलिंग समझेंगे और उसमें आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, सो यस, आई होप आप सभी आज की क्लास के लिए रेडी हैं। सो यस, वी विल स्टार्ट आवर क्लास। जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी करके रखा है, एमए साइकोलॉजी, बीएड और एमएड, और साथ ही साथ मैं एमएड में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ। और 2022 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था विद 80% मार्क इन एजुकेशन सब्जेक्ट। और साथ ही साथ मुझे 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुकी हूँ एक्सेंचर में। और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन जेआरएफ अड्डा एज द ऑनलाइन एजुकेटर। सो जेआरएफ अड्डा जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इंडियन लॉजिक लेती हूँ। ठीक है, सो बाकी के जो बचे हुए यूनिट है वो मेरे चैनल रीडिस्कवर एजुकेशन में आप देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल तरीके से पढ़ना है, मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगती है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, तो जेआरएफ अड्डा ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, मिनिमल चार्जेस है। और कोई भी अगर डाउट हो इस ऐप को लेकर तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर है, आप जरूर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। वहां पे पेपर 1 मैं, अदिति मैम, शिव सर लेते हैं, और पेपर 2 जिनका एजुकेशन है उनके सारे यूनिट्स मैं कवर कर रही हूँ वहां पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है, क्योंकि ये वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। जब आप रिसर्च से पहली बार रूबरू होते हो तभी आपको ये वर्ड सुनाई देंगे। ओके, ये जो टर्म्स है ना, ये आपको बहुत ज्यादा सुनाई देंगे। तो हम समझेंगे आज की पॉपुलेशन होता क्या है। देखो, पॉपुलेशन जो है ना, एक पूरा इंटायर ग्रुप है जहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सिटी में हायर एजुकेशन, जो हायर सेकेंडरी जो स्कूल एजुकेशन है, उसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं कि कोरोना के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा कोरोना का। ठीक है, तो ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं ये पूरे के पूरे आपकी सिटी में पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पूरे हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को देखना चाह रहे हो अपनी सिटी में। ओके, तो वो आपका पॉपुलेशन बनाएंगे, लेकिन पूरे पॉपुलेशन पे रिसर्च करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए हम उन पॉपुलेशन से सैंपल डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, जब आप ब्लड देने जाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो, तो जो आते हैं ब्लड लेने के लिए वो थोड़ा सा ही सैंपल लेते हैं आपके ब्लड का। पूरा का पूरा खून पे तो जांच नहीं होती है, क्योंकि इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इसीलिए सैंपल ले लिया जाता है, और फिर जो भी टेस्ट कर रहे हो, आप शुगर का टेस्ट कर रहे हो, डायबिटीज का टेस्ट कर रहे हो, सॉरी शुगर डायबिटीज तो एक ही है, रिलेटेड ही है। जैसे आप कोई भी यूरिक एसिड का, हेमोग्लोबिन कितना है, ऐसा कुछ टेस्ट कर रहे हो, तो उस सैंपल पे आप टेस्ट कर लेते हो, और जो भी रिजल्ट आता है तो आप उसको जनरलाइज कर देते हो दैट आपके पूरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है। जैसे यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है तो यस, पूरी बॉडी में ये आपके यहाँ दिक्कत है, या आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है आपके सैंपल में, तो हम ये जनरलाइज कर देते हैं कि आपको शुगर लेवल या शुगर के पेशेंट हैं आप। ठीक है, तो यही होता है जनरलाइजेशन करना। एक मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वहां आप रिलेट कर सकते हो। तो सैंपल क्या है? इट इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स whom यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम, है ना। तो सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है पॉपुलेशन का, क्योंकि इसी से आप जो है, इसी सैंपल में आप सारे रिसर्च करोगे। जो डेटा कलेक्शन होता है, टूल्स अप्लाई करना डेटा कलेक्शन के लिए, वो सब कुछ आप इस सैंपल पे ही करोगे। ठीक है, पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, एज, इनकम एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिसर्च में, जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, उसमें आपको बहुत जरूरी है डिफाइन करना दैट व्हाट इज योर पॉपुलेशन, आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है।
अकॉर्डिंग टू योर पर्पस एंड प्रैक्टिकलिटीज ऑफ योर प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देखिए सैंपल को डिराइव करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए तो हम लोग सैंपलिंग मेथड्स पढ़ते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन कैसा है, आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, बेस्ड ऑन दैट आप सैंपलिंग मेथड डिसाइड करते हो दैट विथ विच मेथड, कौन सा ऐसा मेथड या कौन सा ऐसा टेक्निक लगाएं कि हम सैंपल कलेक्ट कर सके अपने इतने बड़े पॉपुलेशन से। अगर वहीं पे गड़बड़ हो जाती है ना, यानी कि जब आप सैंपलिंग कर रहे होते हो, अगर उस प्रोसेस में गड़बड़ हो जाए, कुछ आपने सही से सैंपल कलेक्ट नहीं किया और सारे रिसर्च तो आप सैंपल पे ही करने वाले हो, तो आपका जो रिसर्च होता है ना वो बायस्ड हो जाता है, और इसको हम लोग सैंपलिंग बायस भी बोलते हैं। यानी ड्यू टू सैंपलिंग मिस्टेक, जो आपने सैंपलिंग की थी उसमें कुछ बायस्डनेस आ गई, और इसी कारण आपका रिसर्च जो है, जो आप जनरलाइज कर रहे हो या जो कंक्लूजन आया, वो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए सैंपलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर रिसर्च प्रोसेस। चलिए, तो हिंदी के लर्नर्स के लिए पूरा आप पीडीएफ देख लेना, जब मैं पीडीएफ आपसे शेयर करूंगी। आप रीडिस्कवर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इसी नाम से, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो हिंदी वाले लर्नर्स आप बिल्कुल देख लीजिएगा। बाकी तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूं, सो आई होप इजी है। अब हम समझते हैं कि जब सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग हमको समझ में आ गया कि हम क्यों करते हैं, क्यों का जवाब हमें मिल गया है। ठीक है, अब क्या तरीके हैं, व्हाट आर द टाइप्स, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब ये हुआ कि जो आपका पॉपुलेशन है उसमें से जब आप सैंपल कलेक्ट करते हो तो रैंडमली करते हो, यानी कि हर एक जो यहाँ पे इंडिविजुअल है, या जो भी है, इंडिविजुअल हो या कोई स्कूल्स हो बहुत सारे, व्हाटएवर, तो जो भी यूनिट्स है, हम यूनिट्स बोल सकते हैं उसको, यूनिट्स में कुछ भी आ सकता है, पीपल आ सकता है, स्कूल्स आ सकते हैं, एनीथिंग इट कैन कम। तो ये जो यूनिट्स है, हर एक यूनिट का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल में आ सके। ठीक है, और इसी को हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो रैंडम सिलेक्शन से क्या होता है ना, कि आप स्टैटिस्टिकली, यानी कि आप जो स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई कर सकते हो इस पे। स्टैटिस्टिक्स यानी कि मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो इस सैंपल का, और आगे भी हम पढ़ेंगे टी टेस्ट होता है, एनोवा होता है, तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो इन द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, वहीं पे अगर हिंदी वाले लर्नर्स भी साथ साथ देखते जाएं, संभाव्यता नमूनाकरण और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को बोलते हैं गैर संभाव्यता नमूनाकरण। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो आपको समझ में आ गई, पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग मेथड है जहां पे हो सकता है कि आप जब रिसर्च कर रहे हो, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसा हो कि ज्यादा बड़े पॉपुलेशन पे आप वो कर ही ना पाओ। जैसे कि किसी चीज का इंटरव्यू आपको लेना है, किसी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो कि सारे लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप एड्स पेशेंट पे कर रहे हो। एड्स आप भी जानते हो, इससे पीड़ित पेशेंट है और उसका कुछ आप एजुकेशन लेवल चेक करना चाह रहे हो, तो आपको भी पता है कि एड्स पेशेंट आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे इतने सारे नंबर में, देयर विल बी वेरी फ्यू एड्स पेशेंट्स। तो अब वहां पे क्या करेंगे, तो जब आपका पॉपुलेशन साइज कम होता है, या फिर आपके ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जिसमें आपको कम लोग मिलना या कम पॉपुलेशन मिलने का चांसेस है, तो ऐसे जगह पे आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसी सैंपलिंग जो होती है जहां पे कम लोग हैं, वहां पे हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन, याद रखिएगा, नॉन रैंडम सिलेक्शन। यहां पे हम रैंडमली नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन साइज तो ऐसे ही कम है। ठीक है, और ऑब्वियसली तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इसमें भी टाइप्स है।
तो सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, तो मैंने आपको बता ही दिया, वही समझाया गया है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मींस दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इट इज मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये सबसे ज्यादा यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। और आप सभी जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो भी रिसर्च होता है दैट इज रिलेटेड टू डेटा, आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्वांटिटी में होता है, और फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से आप कंक्लूजन पे आते हो, दैट्स इट। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो आप नंबर्स के फॉर्म में करते हो, या फिर कोई कहते हैं ना नंबर्स की तरह दे दिया जाए, जिसमें आप आराम से स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हो, मीन निकाल सकते हो उन नंबर्स का, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। तो इस क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं। सो ये एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग 4 तरीके की होती है। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। दूसरा है सिस्टमेटिक सैंपल, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैंपल, और फोर्थ है क्लस्टर सैंपल, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं हम। सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब इतना ही है कि आपका जो पॉपुलेशन है उसमें से जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो हर एक के इक्वल चांस होते हैं ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। जितने भी यूनिट्स हैं उनके इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के। अब इस सैंपलिंग में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कुछ टूल्स होते हैं जो यूज कर सकते हो, जैसे कि रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। एक जनरेटर जैसा होता है जो रैंडम नंबर निकालता जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों ने ना वो तंबोला होता है, तंबोला अक्सर किटी पार्टीज में लेडीज खेलती हैं तंबोला। तो यहां पे आपको पता होगा कि आपके पास टिकट होता है और उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, और सामने जो होती है, सामने जो आदमी बैठा होता है, जो इंसान है, वो रैंडमली नंबर्स निकाल रहा होता है। तो वो क्या होता है, ऐसे हिलाता है और एक नंबर निकालता है। तो उस नंबर, हर एक नंबर के निकलने के इक्वल चांसेस होते हैं, एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो यहां पे जैसे टूल्स होते हैं रैंडम नंबर जनरेटर, फिर कई बार बॉल एंड अर्न एक्सपेरिमेंट भी होता है, जो दूसरा एग्जाम्पल है जहां पे बॉल्स को मिक्स कर दिया जाता है और बॉल पे नंबर्स होते हैं और अपने आप उस मशीन से कोई ना कोई बॉल निकलता जाता है रैंडमली, ठीक है। फिर बॉल पे जो नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लो सैंपल को, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल है, आप जो है 1000 एम्प्लॉइज है ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसमें कितने एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉइज, और आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है 1000 एम्प्लॉइज के ऊपर रिसर्च करना। तो आपने क्या किया, ये आपका पॉपुलेशन बन गया, ठीक है। और आपने अब यहां से सैंपल कलेक्ट करा। आप चाहते हो कि मेरा सैंपल का जो साइज है वो कितना हो, सैंपल का साइज 100 हो, ठीक है। मेरा सैंपल का साइज 100 होना चाहिए, ऐसा आपने पहले से डिसाइड कर लिया। तो आप क्या करो कि सारे एम्प्लॉइज के कुछ ना कुछ एम्प्लॉय नंबर होते ही हैं, है ना। तो उन एम्प्लॉय नंबर्स को एक साथ रख लो, कंपनी के डेटाबेस से ले लो और रैंडम नंबर जनरेटर से नंबर्स जनरेट करो। मान लीजिए 2 आया तो जिसका एम्प्लॉय नंबर 2 है वो अपने सैंपल में डाल लीजिए। मान लीजिए 4 आया तो आप अपने सैंपल में 4 नंबर के एम्प्लॉय को डाल लीजिए। ऐसे ऐसे करके इट विल गो ऑन, और जब जैसे ही आपके 100 एम्प्लॉयज हो जाए सैंपल में आप रोक दीजिए। सो अभी ये क्या हुआ, सबके इक्वल चांसेस थे, जिसका आया नंबर उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, अपने सैंपल में डाल लिया। तो ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। जैसे स्कूल्स में भी अगर आप करने जाते हो तो आप पहले बच्चों को रोल नंबर वाइज अरेंज कर दो और फिर रैंडमली आप कलेक्ट कर लो, ठीक है। आप चिट बना दो और जो भी चिट आए उस रोल नंबर को आप अपने सैंपल में इन्वॉल्व कर लो कि हाँ भाई तू आ जा हमारे सैंपल में। सो दिस इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नाउ कमिंग टू सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टमेटिक मतलब क्या हुआ कि आप सिस्टम में ले रहे हो, अभी रैंडमली नहीं कर रहे हो, आप कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ तो है जो पर्टिकुलर
हम उसी नंबर के हेल्प से हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपको इसमें ना केथ फैक्टर निकालना होता है। अब ये केथ फैक्टर का फॉर्मूला बता देती हूं, k इक्वल्स टू जो आपका पॉपुलेशन साइज है वो डिवाइड बाय जो आप सैंपल साइज रखना चाहते हो वो रख लो, ठीक है। तो मैंने कैपिटल N से पॉपुलेशन साइज रख लिया और सैंपल साइज से 100 सॉरी जो स्मॉल n है वो हो गया सैंपल साइज, ओके। तो कैपिटल N पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n सैंपल साइज। अब अगर हम पुराने एग्जाम्पल में जाए, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पे हमारे कंपनी में कितने लोग थे, तो n कितना था 100 था और हमारा सैंपल 1000 था और हमने सैंपल साइज क्या रखना था 100, ठीक है। तो अब क्या करो, k फैक्टर निकाल दो, 1000 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो k नंबर क्या आएगा 10, तो k 10 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सारे इंप्लॉइज को इंप्लॉय नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया आपने और हर 10th इंप्लॉय को अपने सैंपल में इंक्लूड करते जाओ। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, आप इस फिगर में देखो ध्यान से, देखो क्या किया इन्होंने। इनका पॉपुलेशन है, मान लीजिए पॉपुलेशन 10 है, ठीक है। पॉपुलेशन का साइज कितना है 10, तो k इक्वल्स टू पॉपुलेशन साइज 10 है डिवाइड बाय, इन्होंने सैंपल साइज रखा कि मुझे सैंपल साइज सिर्फ 5 का चाहिए, तो 10 डिवाइड बाय 5 कर दो, तो क्या आएगा 2। तो इसका मतलब यहां से हर सेकेंड नंबर के एम्प्लॉय को आप ले लोगे। तो देखो सेकेंड नंबर के एम्प्लॉय को ले लिया, फिर 1 2 ये भी सेकेंड नंबर, फिर 1 2 फिर इसको ले लिया, फिर 1 2 फिर इसको ले लिया, फिर 1 2 और इसको ले लिया, और इन सब को लेकर आपका ये सैंपल बन गया। ओके, सो दिस इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ओके, व्यवस्थित नमूनाकरण, सिस्टमैटिक सैंपलिंग को बोलते हैं व्यवस्थित नमूनाकरण। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में। यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जो कि बहुत सिंपल है। अब आप ध्यान से सुनिएगा और ये सबसे ज्यादा सिंपल है। आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैं आपको समझा दूंगी। देखो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपका पॉपुलेशन कैसा हो, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत तरह तरह के लोग हैं उसमें, है ना, या बहुत तरह तरह के यूनिट्स है, अलग अलग यूनिट्स है, कोई किसी की क्वालिटी एक दूसरे से बहुत कम मिल रही है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो अगर आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है और अब आपको सैंपलिंग करनी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं हम, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पूरा पॉपुलेशन है। अब इन्होंने क्या किया, हर एक स्ट्रेटा बनाया। जैसे देख रहे हो डार्क ग्रीन कलर का एक स्ट्रेटा बनाया, मतलब डार्क ग्रीन ये जो स्ट्रेटा 1 है इसमें एक तरह के लोग हैं। फिर दूसरा स्ट्रेटा बनाया जिसमें कि ग्रे कलर के लोग आ गए, तीसरा स्ट्रेटा बनाया जिसमें कि ग्रीन कलर के लोग आ गए, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या किया, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है वहां से अलग अलग स्ट्रेटा बना दिया और हर स्ट्रेटा में एक जैसे लोग हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता देती हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे, हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन पे आप कोरोना का इंपैक्ट देख रहे हो, ठीक है, आपकी सिटी में, अपनी सिटी में। अब इस सिटी में ऑब्वियसली बहुत तरह तरह के हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। तो आप क्या करोगे, आपका पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, तो आप क्या करना, पहला स्ट्रेटा बनाना जिसमें कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स आ जाए। ओके, प्राइवेट स्कूल्स आ गए पहले स्ट्रेटा में, दूसरे स्ट्रेटा में सारे गवर्नमेंट स्कूल को डाल दो, और तीसरा स्ट्रेटा बना दो जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, सेमी गवर्नमेंट जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, ऐसे वाले स्कूल आपका तीसरा स्ट्रेटा बन गया। तो अब आप नोटिस करो कितना सिंपल हो गया कि स्ट्रेटा आपके अब सब एक जैसे हो गए, यानी कि प्राइवेट स्कूल का एक स्ट्रेटा बन गया,
गवर्नमेंट स्कूल का दूसरा स्ट्रेटा बन गया, सेमी गवर्नमेंट स्कूल का तीसरा स्ट्रेटा बन गया। अब आप क्या करोगे, हर एक स्ट्रेटा से रैंडमली सेलेक्ट कर लो हर एक को। जैसे कि आपने ये स्ट्रेटा से इसको और ये वाले स्कूल को सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपका सैंपल है, दिस इज योर सैंपल। ओके, तो इस सैंपल में आपने इस दोनों को इंक्लूड कर दिया, प्राइवेट स्कूल के दो ये वाले स्कूल को रैंडमली सेलेक्ट करके डाल दिया। फिर गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रेटा था उसमें इन दोनों स्कूल को सेलेक्ट करके डाल दिया, और जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रेटा था वहां पे आपने इन दोनों को सेलेक्ट करके डाल दिया। तो ये बन गया आपका सैंपल एंड दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, तो आप दो चीज याद रखना, सबसे पहले ये यूज कहां होता है, जहां पे पॉपुलेशन आपका हेट्रोजीनियस हो। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो आपके पॉपुलेशन में। और दूसरी बात कि इस फिर पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। होमोजीनियस मतलब जैसे देखिए स्ट्रेटा 1 में सारे के सारे प्राइवेट स्कूल्स वाले ही हैं, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस, सबकी क्वालिटी एक ही है, सब सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ रूल सेम ही होंगे, वो प्राइवेट स्कूल से खुद ही फंड करते हैं अपने आप को। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रेटा गवर्नमेंट स्कूल का है, तो ये इनकी सारी क्वालिटी एक जैसी है, तो ये होमोजीनियस ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां पे जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होता है ना, वहां पे जो स्ट्रेटा के अंदर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको होमोजीनियस इनसाइड बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस इनसाइड मतलब स्ट्रेटा के अंदर जितने हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये हेट्रोजीनियस होंगे, यानी कि स्ट्रेटा 1 और स्ट्रेटा 2 में बहुत अंतर है, प्राइवेट स्कूल वाला स्ट्रेटा और गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रेटा दोनों में बहुत अंतर है, और दोनों अपने आप में हेट्रोजीनियस है। ठीक है, सो होमोजीनियस इनसाइड एंड हेट्रोजीनियस आउटसाइड। ठीक है, ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। फिर आते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में। भाई क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। क्लस्टर मतलब होता है जब आप कोई ऐसे इकट्ठा कोई चीज ले लेते हो, इकट्ठे आप एक पूरा क्लस्टर उठा लेते हो। ठीक है, अब वो इकट्ठे कैसे उठाएंगे बताती हूँ एग्जाम्पल से। देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे ये आपका पॉपुलेशन है। ओके, अब पॉपुलेशन से आपने एक क्लस्टर बना दिया पूरा का पूरा, फिर दूसरा क्लस्टर बना दिया, फिर तीसरा क्लस्टर बना दिया। जैसे कि एग्जाम्पल में आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी सिटी में कंजम्पशन ऑफ सोडा, आप इस पे स्टडी कर रहे हो, किस पे, कंजम्पशन ऑफ सोडा। सोडा पीते हैं लोग, कोका कोला या जो भी है, पेप्सी है, सोडा जो है उसका कंजम्पशन आप स्टडी कर रहे हो कि कितना कंज्यूम किया जाता है। तो आप क्या करोगे, अब इस सिटी में तो भैया पूरी पॉपुलेशन भरी हुई है, तो और सिटी में अलग अलग एरिया भी होते हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं। जैसे अगर मैं बड़ौदा की बात करूं तो बड़ौदा में अलग अलग एरिया है, फतेहगंज एक एरिया है, अलकापुरी एक एरिया है, फिर हरनी एक एरिया है, समा एक एरिया है, तो आपकी सिटी में भी अलग अलग एरिया है। तो आप क्या करोगे, अब पूरे आपकी सिटी की पॉपुलेशन को अलग अलग क्लस्टर यानी कि अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दो। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया वडोदरा सिटी का। ठीक है, तो वडोदरा सिटी में पहला क्लस्टर मेरा बन गया, मान लीजिए कि अलकापुरी। अलकापुरी एक जगह है, ठीक है, बड़ौदा में एक छोटी सी जगह है अलकापुरी। तो क्लस्टर 1 में मैं अलकापुरी के सारे लोगों को डाल दूंगी। फिर क्लस्टर 2 बनाऊंगी, जो मान लीजिए कि ये हो गया फतेहगंज। ओके, तो फतेहगंज के जितने लोग होंगे वो एक दूसरा क्लस्टर बन गया। फिर तीसरा क्लस्टर मैंने मान लीजिए कि हरनी के लोगों को बना दिया, हरनी एक जगह है बड़ौदा के अंदर ही, तो हरनी जो है मेरा तीसरा क्लस्टर बन गया। तो अब मैं क्या करूंगी कि रैंडमली ये क्लस्टर्स मैंने बना दिए, अब उसके बाद सैंपल में मैं रैंडमली किसी भी एक पूरे के पूरे क्लस्टर को उठा लूंगी। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे के पूरे क्लस्टर को उठाऊंगी, मतलब या तो मैं फर्स्ट क्लस्टर उठा लूं या थर्ड क्लस्टर उठा लूं, लेकिन रैंडमली मैं पूरे के पूरे क्लस्टर को उठा लूंगी और तब फिर मैं उस पर रिसर्च करूंगी। समझ में आ गया? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या था, पूरा का पूरा स्ट्रेटा नहीं उठाया जाता था, स्ट्रेटा से हम रैंडमली सेलेक्ट करते थे अपने सैंपल में, मगर क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा का पूरा क्लस्टर ही उठा लिया जाता है एज अ सैंपल। ओके, सो दिस इज क्लस्टर सैंपलिंग। अब अगर मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है
तो ये तो छोटी पॉपुलेशन है तो आप सिंगल स्टेज सैंपलिंग कर लो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो आपको 2 स्टेज में इसको डिवाइड करना पड़ सकता है। यानी कि अब इस क्लस्टर जो अलकापुरी वाले क्लस्टर है इसको भी आप 2 क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हो। यानी कि आप मेल का एक क्लस्टर बना दो और एक फीमेल का क्लस्टर बना दो, ठीक है। तो इस तरह से क्लस्टर डिवाइड करते जाओ, ठीक है। और भी ज्यादा अगर और 2-3 स्टेज लगाना है तो वो मल्टीपल स्टेज सैंपलिंग हो जाएगी। सो ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग में सिंगल स्टेज, 2 स्टेज और मल्टीपल स्टेज। बाकी क्लस्टर सैंपलिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली क्लस्टर सैंपलिंग हम लोग यूज करते हैं जब आपकी पॉपुलेशन जो है ना वो ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड हो। मतलब अगर मान लीजिए आप ये सोडा कंजम्पशन लेबर क्लास जो लोग होते हैं, लेबर क्लास जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनमें करना चाहते हैं, तो आपको क्लस्टर सैंपलिंग बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि आपको भी पता है कि पूरी सिटी में लेबर क्लास के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, एक जगह पे तो रहते नहीं है। इसी को कहते हैं कि ज्योग्राफिकली वो डिस्पर्स्ड होते हैं। कभी कोई एरिया में आपको मिलेंगे, कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में। तो आप क्या करो, उन एरियाज का क्लस्टर बना दो, ठीक है। जैसे अलकापुरी एरिया के जो होंगे लेबर क्लास, उसका एक क्लस्टर बना दो। फिर आपके फतेहगंज वाले एरिया में होंगे तो उसका एक क्लस्टर बना दो। हरनी वाले एरिया में होंगे वो लेबर क्लास तो उनका एक क्लस्टर बना दो। एंड देन यू रैंडमली सेलेक्ट द क्लस्टर्स। तो ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग। ओके, ये हिंदी में भी है पूरा। सो आई होप आपको यहां तक पूरा का पूरा रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम अब नेक्स्ट क्लास में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को समझेंगे। बट यहां आई होप आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बीच का डिफरेंस भी समझ लीजिए। देखो, क्लस्टर सैंपलिंग जो है ना कॉस्ट रिडक्शन है, क्योंकि देखो यहां पे तो पूरा का पूरा क्लस्टर आपने उठा लिया, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ी, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग तब किया जाता है आपको बहुत ज्यादा प्रेसिजन चाहिए, बारीकी चाहिए चीजों में, ठीक है। तो आप स्ट्रेटिफाइड करो, ठीक है। यहां पे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, यहां पे आप स्ट्रेटा से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हो रैंडमली, यहां पे क्लस्टर्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे जो स्ट्रेटा बनाया गया है उसमें से मेंबर्स को आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग ज्यादातर तब होता है जब डिवीजन नेचुरली फॉर्म्ड हो। जैसे कि आपने एरिया को जो क्लस्टर बनाए थे वो नेचुरली बने हुए हैं, रिसर्चर ने नहीं बनाया है। वो अलकापुरी तो बना हुआ है और फतेहगंज बना हुआ है पहले से, है ना। तो ये डिवीजन जो है वो नेचुरली होते हैं। नेचुरली मतलब कि रिसर्चर ने नहीं बनाया है। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है ना वो रिसर्चर पे डिपेंड करता है, यानी कि वो अपने हिसाब से स्ट्रेटा बना सकता है, ठीक है। उसके ऊपर पूरी आजादी होती है, कोई भी तरह का स्ट्रेटा बना सकता है वो, इट डिपेंड्स। उसके बाद यहाँ पे एरर होने के ज्यादा चांसेस है, यहाँ पे एरर होने के बहुत कम चांसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे होमोजिनिटी एक्सटर्नली होती है और यहाँ पे होमोजिनिटी इंटरनली होती है। अब मैं बताती हूं आपको, ये स्ट्रेटिफाइड वाला तो समझ में आ गया होगा कि होमोजिनिटी इंटरनली कैसे होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप क्लस्टर सैंपलिंग को देखो तो यहां पे होमोजिनिटी एक्सटर्नली होती है। यानी कि देखो, अगर मैंने क्लस्टर 1 लिया, ये जो क्लस्टर 1 है और क्लस्टर 2 है ये एक दूसरे से होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है बड़ौदा से ही आए हुए हैं, अलकापुरी फतेहगंज एरिया एक ही एरिया का पार्ट है, तो आपस में तो ये होमोजीनियस है। ऐसा नहीं है कि मैंने अलकापुरी लिया और फिर कोई दिल्ली की जगह ले ली या कोई चंडीगढ़ की जगह ले ली, ऐसा नहीं किया। क्लस्टर 2 में एक ही सिटी के अलग अलग क्लस्टर्स है, तो ये सारे क्लस्टर होमोजीनियस है अपने आप में। लेकिन अगर क्लस्टर के अंदर जाके देखें तो जो इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे नहीं है। इसमें तरह तरह के लोग रह सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं। तो क्लस्टर के अंदर अगर जाके देखें तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन अगर बाहर देखें तो आपस में ये क्लस्टर्स जो है वो होमोजीनियस है, क्योंकि जगह के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया है और एक ही सिटी के हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और आपको स्ट्रेटिफाइड तो समझ में आ ही गया था कि स्ट्रेटा में यहां इसका उल्टा होता है। स्ट्रेटा के अंदर होमोजिनिटी रहती है मगर आपस में ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है।
आई होप ये डाउट रिजॉल्व हो गया होगा आपको। तो ये याद रखिएगा कि क्लस्टर में होमोजिनिटी एक्सटर्नली होती है, यानी कि क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 ये आपस में होमोजीनियस है, ठीक है। लेकिन क्लस्टर के अंदर जाओगे तो हेट्रोजीनियस मिलेगा। यहां पे क्या है कि स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3, जितने भी स्ट्रेटा बना हुआ, अब ये जो है स्ट्रेटा अंदर में जितने भी बने हुए ना स्ट्रेटा, वो अंदर के इंडिविजुअल्स जो है वो एक जैसे हैं, यानी कि होमोजीनियस है। जैसे हमने प्राइवेट स्कूल का स्ट्रेटा देखा था, सारे के सारे प्राइवेट स्कूल थे उसके अंदर, ठीक है। और लेकिन बाहर से अगर देखें तो एक स्ट्रेटा दूसरे स्ट्रेटा से हेट्रोजीनियस है, अलग है, ठीक है। तो यहां पे होमोजिनिटी इंटरनली है मगर हेट्रोजिनिटी एक्सटर्नली है। तो ये कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना है। और ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का क्वेश्चन आ गया है। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट 1 पढ़िए, स्नोबॉल सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैंपलिंग। अभी हमने रैंडम सैंपलिंग देख लिया भाई, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी देख लिया, उसमें कहीं भी स्नोबॉल सैंपलिंग नहीं था। तो स्नोबॉल सैंपलिंग इज एक्चुअली नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्नोबॉल सैंपलिंग होता क्या है ये मैं छोटा सा बता दूं कि स्नोबॉल सैंपलिंग में जब ऐसी जगह ये सैंपलिंग की जाती है जहां पे आपको सैंपल्स मिलना बहुत कठिन होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ड्रग्स लेने वाले बच्चों पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियस है ना कि आपको सैंपल आसानी से नहीं मिलेगा। कोई भी बताएगा थोड़ी ना कि मैं ड्रग्स लेता हूं या मैं ड्रग्स लेती हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो क्या करना है, आप किसी भी तरह कोशिश करके कोई ना कोई खबरी से एक किसी सैंपल के बारे में पता लगाते हो कि यार ये जो बंदा है ये ड्रग्स लेता है, ये बच्चा ड्रग्स लेता है। फिर आप उसको भरोसे में लेते हो तो वो आपको 2 का पता बताएगा, ठीक है। तो फिर आप उस दोनों के पास जाओगे, फिर ये आपको 2 और का पता बताएगा, फिर ये भी आपको 2 हो सकता है 3 का पता बता दे। तो इस तरह से आपका सैंपल साइज बड़ा होता जाता है और इसी को बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो स्नोबॉल सैंपलिंग वहां पे हेल्पफुल है when participants belong to hard to reach groups। आपके जो पार्टिसिपेंट है, सैंपल जो है आपका, वो उन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो वहां पे आप स्नोबॉल सैंपलिंग करते हो, ठीक है। अब खबरी की जरूरत पड़ती है। सो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। सो इसका आंसर है 4th। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। आप लोगों ने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख लिए, अब मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है ये। ध्यान से रीड करिएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। देखिए लिस्ट 1 में है सैंपलिंग मेथड्स दिया हुआ, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े भी हैं, और यहाँ पे प्रोसीजर इन्वॉल्व है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी मैंने आपको स्नोबॉल सैंपलिंग समझाया है। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो स्नोबॉल सैंपलिंग डी में लिखा हुआ है, इसमें देखो द फर्स्ट मेंबर इज यूज्ड एज एन इंफॉर्मेंट टू आइडेंटिफाई अदर, द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। यानी कि पहले सदस्य का उपयोग दूसरे की पहचान करने के लिए मुखबिर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग। सो आपको डी का 1 मिल गया, तो आपको डी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपको वैसे ही आंसर मिल गया है। भाई एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एक मिल गया कंफर्म, बस जल्दी जल्दी देख लेना बाकी सारे सही है या नहीं, और देन यू टिक द ऑप्शन, ओके, यू हैव नो टाइम। तो अब बाकी भी हम देख लेते हैं समझने के लिए। अगर देखें सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग मैंने कहा था कि हर एक यूनिट का इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस होता है सिलेक्शन का। तो आप 4th स्टेटमेंट देख सकते हो, ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में ही बोल रहा है। फिर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जो है आप जो है यूनिट्स जो है उसके अंदर जो है मतलब ग्रुप के अंदर जो यूनिट्स है उसको आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, है ना, ग्रुप के अंदर जो यूनिट्स है, तो ये स्ट्रैटिफाइड है। और क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा का पूरा यूनिट जो होता है क्लस्टर, वो वैसा का वैसा ही उठा लिया जाता है। सो यूनिट्स आर चोजन इंटैक्ट, है ना, इकाइयों को उनकी सेटिंग के आधार पर अछून चुना जाता है।
सो ये है क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। सो आपको आई होप इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस वाले आ जाते थे, पर अब स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजनिंग भी डाल दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पढ़िए, सैंपल साइजेस फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, यहां पे आप बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हो, एक्सप्लोर करते हो चीजों को। जब आपको रिसर्च में कोई नई चीज एक्सप्लोर करनी हो या किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना हो, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो। या फिर किसी कल्चर को स्टडी कर रहे हो, आप कल्चर की सेटिंग्स को, किसी फेनोमेना को समझने के लिए आप कोई रिसर्च कर रहे हो, देन यू विल डू क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें आप डेटास पे या नंबर्स पे डिपेंड नहीं होते हो, आप इंटरव्यूज लेते हो, पूरा पूरा ऑब्जर्व करते हो, है ना। सो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। तो यहाँ पे जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉल ही होगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में सबका इंटरव्यू लेना है, तो आप समझ सकते हो कि सैंपल साइज आप बड़ा लेना आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो यहाँ पे सैंपल साइज स्मॉल होता है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पे आइए, क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, संभाव्यता जो सैंपलिंग है, नमूनाकरण, वो हम मात्रात्मक के लिए करते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए करते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मेरी एक लर्नर ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा चलो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हम यहीं कर देते हैं और आपका भी हो जाएगा। चलिए बताइए, 2 स्टेटमेंट दिया है, आंसर करिए। ये सैंपलिंग से रिलेटेड नहीं है, ये रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो देखो, ये रिसर्च क्वेश्चंस आर यूज्ड मोर इन स्टडीज दैट डू नॉट फोकस ऑन द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट। देखो अगर तुमको नहीं भी पता हो ना, तो तुमने देखा यहां पे स्टैटिस्टिक्स लगा हुआ है, ठीक है, सांख्यिकीय महत्व दिया हुआ है। सांख्यिकीय मतलब स्टैटिस्टिक्स आप लगा रहे हो, और आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम कौन से रिसर्च में कर पाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो आप यहां पे क्या बनाते हो, हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी हाइपोथेसिस को तो हम ट्रू और फॉल्स साबित करने में लगे रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जब आप जहां हाइपोथेसिस बनाते हो ना, वहां पे रिसर्च क्वेश्चंस रहते तो हैं, बट उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस मेन होता है, हाइपोथेसिस पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव यानी कि आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हो, कोई नई चीज के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना पे आपने एक्सप्लोरेटरी स्टडी किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लोरेटरी स्टडी किया, क्योंकि कोरोना के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा, ठीक है। यहां पे हाइपोथेसिस बनाने का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि आप हाइपोथेसिस बना कैसे सकते हो, आपको तो पता ही नहीं है अभी उस चीज के बारे में। आप टेंटेटिव सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, और बनाओगे तो लेकिन वो हाइपोथेसिस बार बार आपकी चेंज होती जाएगी। जैसे ही आपने फील्ड सेटिंग में गए, मान लीजिए आपने हाइपोथेसिस बनाया कि हो सकता है कोरोना जो है वो शायद लोगों से नहीं, डॉग्स से फैल रहा है, डॉग्स इसके कारण है, आपने ये हाइपोथेसिस बनाया। फिर जब आपने फील्ड स्टडी की तो पता चला यार डॉग से तो नहीं हो रहा है, शायद रैट से हो रहा है। फिर चूहों पे रिसर्च किया तो नहीं भाई, चूहों से भी नहीं हो रहा है। फिर पता चला चमगादड़ से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका हाइपोथेसिस बार बार चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं,
और यही आपके रिसर्च को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में दिया है रिसर्च क्वेश्चन आर यूज्ड मोर इन स्टडीज दैट डू नॉट फोकस ऑन द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। यहां पे हम स्टैटिस्टिक्स पे बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हम नंबर्स कलेक्ट करते ही नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स यूज कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा यूज करते हो। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, रिसर्च क्वेश्चंस नॉर्मली डोमिनेटेड द एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। ये तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च, और वहां पे रिसर्च क्वेश्चंस ही ज्यादा यूज किया जाता है। सो क्योंकि इट गिव्स द डायरेक्शन टू योर रिसर्च। सो स्टेटमेंट 2 भी सही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन फ्रूटफुल लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों से। ठीक है, और नोटिफिकेशन का जो बटन होता है ना, वो आइकन, उसको जरूर ऑन कर लेना, नहीं तो वीडियोस में डालूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। सो इसी तरह से निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपके हाथ में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी कि आपका नेट जेआरएफ आपके हाथ में होगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द प्रिपरेशन, और मैं आप लोगों के साथ हूं। ऐसे ही वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं लेते आऊंगी, ताकि आपको पूरी की पूरी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।